एडगर एलन पो की दुनिया में आपका स्वागत है। एक ऐसी दुनिया जहां परछाइयां कुछ ज्यादा ही लंबी होती हैं और दुख की कोई सीमा नहीं होती। आज हम उनकी अमर कविता द रेवन की गहराइयों में उतरेंगे। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक जहन के टूटने की कहानी है जिसे हम परत दर परत खोलने वाले हैं। तो चलिए इस अंधेरे में कदम रखते हैं। और बस इन चंद शब्दों के साथ ही हम एक उदास, एक भूता माहौल में खिंच जाते हैं। ये किसी आम कहानी की शुरुआत नहीं है, ये तो एक ज़हनी बिखराव की प्रस्तावना है। तो कहानी का पहला अध्याय शुरू होता है। यहाँ हमारी मुलाकात कहानीकार से होती है, जो अपनी यादों और अपने गम के जाल में पूरी तरह उलझा हुआ है। और ये सब ठीक उस पल से पहले हो रहा है जब एक रहस्यमयी दस्तक उसकी खामोशी को तोड़ने वाली है। जरा देखिए पोए कैसे इस समय और माहौल को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। आधी रात का वक्त, सर्द दिसंबर का महीना और बुझते हुए अंगारे, ये सिर्फ डिटेल्स नहीं है, ये सब मिलकर एक ऐसा घुटन भरा कैनवस तैयार करते हैं जो सीधे सीधे कहानीकार की टूटी हुई रूह को दिखाता है। वो सच में अपने जीवन के सबसे अंधेरे दौर से गुजर रहा है। और इस सारे दर्द, इस सारी घुटन के केंद्र में बस एक ही नाम है, लेनोर। ये कोई मामूली उदासी नहीं है, नहीं, ये एक ऐसा गहरा जख्म है जो कभी नहीं भरता। और यही वो धुरी है जिस पर ये पूरी की पूरी कविता घूमती है। यहाँ पो का कमाल देखिए, कैसे बाहरी दुनिया उसके अंदर की उथल पुथल का आईना बन जाती है। पर्दों की मामूली सी सरसराहट भी उसके दिल में बसे खौफ को जगा देती है। मतलब डिटेल्स इतने असली हैं कि ऐसा लगता है जैसे कमरा खुद एक जिंदा किरदार बन गया हो। अब कहानी दूसरे अध्याय में दाखिल होती है। कहानीकार की जो खामोश निराशा थी, उसे एक बाहरी, एक रहस्यमयी घटना आकर तोड़ देती है। और ये एक ऐसी घटना है जो सब कुछ बदलने वाली है। और बस यहीं से वो तनाव बढ़ना शुरू होता है। एक बहुत ही साधारण सी आवाज, एक खटखटाहट। वो अपनी कविता की लय का इस्तेमाल करते हैं, इस आवाज को बार बार दोहराते हैं, जिससे सुनने वाले के मन में उम्मीद और बेचैनी दोनों एक साथ बढ़ने लगती हैं। और इसके साथ ही वो घुसपैठ पूरी हो जाती है। कोई चीज है जो उसके दुख की निजी दुनिया में दाखिल हो रही है, और ये यकीनन सिर्फ एक मेहमान से कहीं ज्यादा है। यहाँ हम कहानीकार के दिमाग के अंदर की लड़ाई को साफ साफ देख सकते हैं। उसका तर्क, उसका दिमाग कहता है कि दरवाजे पर कोई मेहमान होगा, लेकिन जब वो दरवाजा खोलता है तो सामने सिर्फ घना अंधेरा और खामोशी होती है। ये खालीपन उसके डर को और भी गहरा कर देता है। और फिर कौवे का प्रवेश होता है, जो बेहद नाटकीय है। वो कोई आम पक्षी नहीं है, बल्कि एक राजसी कौवा है। और वो बैठता कहाँ है? ज्ञान की देवी पैलेस की मूर्ति पर। इसका प्रतीकात्मक बहुत गहरा है। मतलब तर्क और ज्ञान के ठीक ऊपर एक अंधेरा रहस्यमयी साया आकर बैठ गया है। अब हम कविता के बिल्कुल दिल में पहुंच चुके हैं। ये वो बातचीत है, या कहिए एक तरफा बातचीत, जो कहानीकार को जिज्ञासा से पूरी तरह निराशा की ओर धकेल देती है। अच्छा, यहाँ पो की एक साहित्यिक तकनीक को समझना जरूरी है। इसे कहते हैं रिफ्रेन। वो सिर्फ एक शब्द को दोहरा नहीं रहे हैं, बल्कि वो एक मनोवैज्ञानिक हथियार बना रहे हैं। कौवे के मुंह से निकला हर नेवरमोर पिछले वाले से ज्यादा भारी और विनाशकारी होता चला जाता है। शुरुआत में कहानीकार कौवे से लगभग मजाक में ही सवाल पूछता है। वो उसकी इस अजीब मौजूदगी से हैरान है और बस उसके रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा है। और फिर वो जवाब आता है जो सब कुछ बदल देता है। एक ऐसा जवाब जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, जो बहुत गहरा है और जो कहानीकार की दुनिया को हिलाकर रख देता है। अब देखिए सवालों का मिजाज कैसे बदलता है। कहानीकार अब कौवे के बारे में नहीं पूछ रहा, अब वो अपने दर्द के बारे में पूछ रहा है। वो बाइबल में जिक्र की गई मरहम की भूमि गिलियाद के बारे में पूछता है, अपने जख्मों के लिए राहत मांग रहा है। वो उम्मीद की एक आखिरी किरण ढूंढने की कोशिश कर रहा है, और उम्मीद की वो किरण तुरंत बुझा दी जाती है। ये दोहराव बहुत क्रूर है, इसमें कोई दया नहीं है। और ये है वो अंतिम सवाल, सबसे कमजोर पल। ये उसकी आखिरी उम्मीद है कि क्या स्वर्ग में, यानी एडन में, वो अपनी खोई हुई लेनोर से दोबारा मिल पाएगा। वो अपना दिल पूरी तरह खोलकर उस कौवे के सामने रख देता है। बस ये अंतिम प्रहार है। इस एक शब्द से कहानीकार की आखिरी उम्मीद भी चकनाचूर हो जाती है। ये संवाद उसे पूरी तरह से तोड़ देता है।
अब कविता अपने अंतिम अध्याय में पहुंचती है, जहां कहानीकार अपनी नियति को स्वीकार कर लेता है। अब संघर्ष खत्म हो चुका है, जो कुछ बचा है वो सिर्फ और सिर्फ निराशा है। कहानीकार एक आखिरी बार लड़ने की कोशिश करता है। वो उस कौवे को और उसके साथ आए दर्द को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कौवे का अंतिम नेवरमोर एक अटल फैसला है। वो कहीं नहीं जा रहा। और यही सबसे अहम मोड़ है। कौवा, जो कि दुख का प्रतीक है, अब कोई मेहमान नहीं रहा। वो कहानीकार के कमरे का, उसके जहन का और उसकी रूह का एक स्थायी हिस्सा बन चुका है। कविता इन्हीं शब्दों के साथ खत्म होती है। ये स्थायी निराशा की एक विनाशकारी तस्वीर है। कहानीकार अब अपनी ही परछाई में हमेशा के लिए कैद हो चुका है। उसकी आत्मा अब कभी भी इस दुख से आजाद नहीं होगी। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि क्या वो कौवा सच में कोई शैतानी ताकत थी, या वो सिर्फ कहानीकार के अपने टूटे हुए मन का ही एक आईना था। एक आईना जो उसी के दुख और निराशा को उस पर वापस फेंक रहा था। शायद इसी सवाल में इस कविता की अमर शक्ति छिपी है।